एक फिल्म ने मुझे प्रभावित किया था, इसमें राजेश खन्ना था दुश्मन। तो वो मैंने कई बार देखा वो फिल्म। अच्छा। ये बात मैं आपको 1971 की बात बता रहा हूँ। बहुत पहले उस समय राजेश खन्ना का दौर था। एक्ट्रेस में भी कोई मतलब कोई खास कोई पहले की पसंदीदा कोई? ये एक्ट्रेस तो बहुत लोग हैं, लेकिन हेमा मालिनी ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया। एक कॉलेज में तो मैं नेता ही बन गया था, लेकिन एक घटना मुझे आज भी नहीं भूलती है। जब कॉमर्स कॉलेज में पहले एक स्विमिंग पूल था, तो स्विमिंग पूल की जो रेलिंग है उसी वहीं पर खड़ा होकर लोग भाषण देते थे। जब मैं पहली बार भाषण देने के लिए वहां खड़ा हुआ, बात तो करीब 1973 की होगी, तो मेरे पैर कांप रहे थे। अच्छा। तो उस रेलिंग को पकड़ करके मैंने भाषण दिया, हाथ पैर कांपता रहा और मैं बोलता रहा। बाद में मेरा भय फट गया और मैं फिर अच्छे वक्ता के रूप में मेरी पहचान नहीं। जब मैं शादी करने के लिए बारात लेके गया अपने ससुराल, तो सामान्य रूप से एक चलन है समाज में कि जब शादी करने के बाद ये दूसरे दिन भोजन करना पड़ता है, भोजन के लिए बैठते हैं आंगन में, तो लड़के लोग मांगते हैं कुछ ससुराल वाले, दोगे तब खाएंगे खाना। तो मेरे दोस्तों ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं तुम मांगो, साइकिल मांगो। उसमें साइकिल नहीं मिला था मुझे। तो मैंने कहा यार मैं क्या मांगूंगा, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिया है, मैं नेतागिरी मेरा जग गया। मैंने कहा 2 हाथ भगवान ने मुझे दिया, मैं कमाऊंगा और खाऊंगा, मैं लोगों से मांगूंगा नहीं कुछ नहीं। तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा लड़का है। मैं तो पटना शहर का ही बासिंदा हूँ। पटना का जो पूर्वी भाग है पटना सिटी, उसमें खाजकला एक मोहल्ला है, वही मेरा स्थायी निवास है। और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जो पहले पटना सिटी अस्पताल का नाम जाना जाता था, वहीं मेरा जन्म हुआ है। स्कूलिंग आपके कहाँ से हुई? देखिए मैंने सब सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल। मारवाड़ी हाई स्कूल पटना सिटी में है, वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया है। और कॉमर्स कॉलेज से मैंने आगे पढ़ाई की। ग्रेजुएशन में पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं अंतिम वर्ष का छात्र था बीएससी का, तो जयप्रकाश जी के आंदोलन के कारण, जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था आंदोलन में, लोग परीक्षा का बहिष्कार करके आंदोलन में जुटे। तो मैंने जेपी के आह्वान पर परीक्षा का बहिष्कार किया और जेपी मूवमेंट में जुड़ गया। उनके आह्वान पर हम लोगों ने बहिष्कार करके जेपी के आंदोलन में कूद पड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कॉलेज की जो हुई, ये पहली बार आपने एक पॉलिटिकल टाइप की चीज़ मतलब एक्टिविटीज हुआ आपके साथ? देखिए मैं बचपन से ही 1969 में जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो उस समय से मैं आरएसएस से जुड़ गया और मैं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया। 1971 में मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया, फिर उसके गतिविधियों में शामिल रहा और के विभिन्न पदों पर रहा। आरएसएस के भी कई पदों पर काम किया मैंने, और विद्यार्थी परिषद में भी कई प्रमुख पदों पर काम किया। और फिर जब 74 का आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश जी का, तो उसमें पूरी तरह से परिषद के कार्यकर्ता के नाते उसमें लगा, और मैं पटना सिटी छात्र संघ समिति का अध्यक्ष बना और छात्रों के का नेतृत्व मैंने वहाँ किया। आप यंग एज में, कम एज में जो आप बोले कि आरएसएस से जुड़ गए, तो उसके पीछे क्या मतलब कुछ कहाँ से मार्गदर्शन मिला कि हमको यही करना? देखिए मैट्रिक की परीक्षा जब हमने दी, तो आप जानते हैं कि परीक्षा के बाद परिणाम आने में 2-3 महीने लग जाते हैं। हम लोग का एक 8-10 लड़कों का ग्रुप था, हम सब अच्छे विद्यार्थी थे, मैथ का विद्यार्थी था मैं। हम लोग को पूरा भरोसा था कि मैट्रिक की परीक्षा हम पास करेंगे ही करेंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि जब हम लोग पास करेंगे ही, तो आईएससी का मैच बनाना चाहिए आपस में बैठ करके। तो खाजकला में एक अखाड़ा है, अखाड़े के चबूतरे पर बैठ करके हम लोग आईएससी का मैच बनाते थे आपस में। और वो बनाते बनाते, मैथ तो वैसे ही बोरिंग विषय है, लेकिन बनाते बनाते कभी कभी ऊब गए, तो वही गाना सुनाओ, तो एक दूसरे हर लड़के अपना अपना गाना सुनाते थे। एक मेरे मित्र थे कुमार दिनेश, जो बाद के दिनों में एक प्रतिष्ठित अखबार के सहायक संपादक बने। उन्होंने गीत सुनाया मुझे, निज गौरव को निज वैभव को क्यों देश के बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता का क्यों सुनना सुनाना भूल गए। तो ये गीत मुझे इतना टच किया, मैंने कहा भाई कहाँ सीखा, कौन से गीत, क्या है? कहा चलो तुमको सिखाते हैं। और उस दिन से ही मैं संघ की शाखा में जाना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं रम गया तो रमता चला गया। अच्छा, भाई बहन आप कितने हुए?
मैं 3 भाई हूँ और 2 बहन आप हैं। बड़े सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे बाद के बाकी लोग। बचपन में जैसे पढ़ाई के दरमियान या बचपन में कुछ अभाव अगर रहा आपके लाइफ में? देखिए, एक तो मैं सामान्य परिवार से आता था। मेरे पिताजी की राशन की दुकान थी अनाज की, और मैं जब स्कूल पढ़ने जाता था तो पैदल ही जाता था। स्कूल करीब 1.5 किलोमीटर हाई स्कूल दूर था हमारा, लेकिन मैं पैदल जाता था, पैदल आता था। साइकिल भी नहीं था? नहीं, साइकिल नहीं था हमारे यहाँ। तो एक घटना ऐसी है बचपन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। मेरे पिताजी सामान्य परिवार के होने के बावजूद उनके मन में जो गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, उनके प्रति गजब का उनके मन के अंदर भाव था। वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, शुद्ध घरेलू आदमी थे, लेकिन अगर दरवाजे पर कोई भूखा आदमी चला गया तो उसको खाना खिलाने का उनको शौक, तो उसको घर में ले जाके उसको खाना खिलाते थे। तो मुझे उस समय 8 आने मिलते थे रोज। तो मेरे मन के अंदर वो बात घर कर गई थी। मैं एक बार स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी, बूढ़ा आदमी, ऐसे ही बेसुध पड़ा है, लोग उसको घेर के खड़े हैं। वो सुत्ता, बस बच्चों को सुत्ता रहते हैं। पूछा, भाई क्या हुआ है? तो भूखे ये आदमी गिर गया है। तो मैंने अपना जो 8 आना पैसा था मैंने उसको दिया, भाई तुम कुछ खाना खा लो। और वो फिर बगल के किसी होटल में जाए कुछ खाया, फिर खड़ा हो गया। तो मुझे उसका बड़ा संतोष मिला और मेरे मन के अंदर उसका प्रभाव पड़ा। तो और मैं स्कूल के अंदर की कुछ यादें और हैं टीचर के साथ आपके कुछ संस्मरण? देखिए, एक तो बड़ी बात है कि स्कूल में, जिस विद्यालय में पढ़ता था, हाई स्कूल में, वहाँ के जो प्राध्यापक थे, ये प्रिंसिपल थे, वो बड़े सख्त आदमी थे। और वो विद्यार्थियों के अंदर कई प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते थे। एक बार ऐसे ही विद्यालय के अंदर बोलने की प्रतियोगिता थी, भाषण देने की प्रतियोगिता थी। तो उन्होंने जब सब लोग बच्चे बोल रहे थे, मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो उन्होंने एक पाठ बताया। देखो, बोलना तुमको तब आ सकता है जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़े। तुम मान लो पहले कि जितने लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुमसे कम जानते हैं, तो निर्भीक होकर अपनी बात कहोगे तब जाकर के खुलेगा। और वो बात मुझे बाद के दिनों में, जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, मेरे बड़ा काम आया। और ये अभाव की जो बात बोली मैंने, जो बोले सामान्य परिवार से थे, वही खाना आपको मिलता था, तो दूसरे जो आपके दोस्त, जो मित्र वैसे जो रईस परिवार से होंगे, उनको देखते होंगे, या पढ़ाई वढ़ाई के दरमियान कुछ ऐसा, तो कुछ आपको लग महसूस होता होगा, या कुछ क्या सोचते थे उस समय? क्या देखिए, मेरे मन के अंदर एक ही बात बार बार आती थी। मुझे मेरे कई मित्र थे जिनके बड़े बड़े घर थे, बाकी थे, मारवाड़ी समाज के लोग बड़ी संख्या में थे। मुझे लगता था कि मेरा कब ऐसा घर होगा जिसमें बाग बगीचा होगा, कुछ फूल पौधे होंगे। तो मेरा घर एक छोटा सा घर था। उस समय रेंट पे थे कि अपना था? नहीं, घर मेरा अपना ही था, लेकिन वहाँ कोई पौधे लगाने की जगह नहीं थी, कोई खुला जगह नहीं था। तो मेरे मन के अंदर बार बार ये बात घूमती थी, लेकिन परिश्रम मैंने किया, ईश्वर ने कृपा की, मुझे ऐसा घर नसीब हुआ। कॉलेज के दिनों के कुछ यादें? एक कॉलेज में तो मैं नेता ही बन गया था, लेकिन एक घटना मुझे आज भी नहीं भूलती है। जब कॉमर्स कॉलेज में पहले एक स्विमिंग पूल था, तो स्विमिंग पूल की जो रेलिंग है उसी वहीं पर खड़ा होकर लोग भाषण देते थे। जब मैं पहली बार भाषण देने के लिए वहां खड़ा हुआ, बात तो करीब 1973 की होगी, तो मेरे पैर कांप रहे थे। अच्छा। तो उस रेलिंग को पकड़ करके मैंने भाषण दिया, हाथ पैर कांपता रहा और मैं बोलता रहा। बाद में मेरा भय फट गया और मैं फिर अच्छे वक्ता के रूप में मेरी पहचान रही। तो पहली बार भाषण दे रहे थे वो सब? हाँ, वो पहली बार भाषण दे रहा था। तो स्कूल में भी मतलब नहीं दिया था? ये स्कूल में तो कोई भाषण देने का कोई विषय नहीं था। तो ये स्ट्रगल का जो लाइफ बोलेंगे, जैसे कि आप इस मुकाम पे आप पहुंचे, आप राजनीति में गए, बहुत ऊंचा, बहुत कई पोस्टों पे अपने पद पे रहे, तो स्ट्रगल जो बीच में स्ट्रगल का दौर रहा, उसका कुछ मतलब बताएं? देखिए, उसकी तो बड़ी कहानी लंबी है, शॉर्ट में ही मतलब एक केवल मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैं पटना सिटी में रहता था यहाँ से, और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र पटना शहर होता है। तो मैं रोज सुबह आता था पटना, तो सुबह दही चूड़ा खा लिया, मारा चूड़ा खा लिया, मारा दही खा लिया, और नाश्ता करके मैं चला आता था। मेरे पास पैसे उसमें नहीं होते थे, 4-5 रुपये मुश्किल से होते थे, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो दिन में भोजन, रात में लौटता था, 10 बजे 9 बजे रात में लौटता था। तो दिन में भूख लगती थी, तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं भरपेट भोजन कर सकूं। तो मैं उसमें 3 रुपये में, 4 रुपये में मसाला डोसा मिलता था, तो एक मसाला डोसा खा करके मैं दिन का खाना
मान के उसको भोजन करता था। तो बात मुझे भूलती नहीं थी। ये गार्जियन जैसे उस समय मतलब इजाजत दे देते थे कि आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं पढ़ाई? देखिए, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कहा, मैं तो शुरू में ही एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा। हर माता पिता चाहता है कि साहब बेटा हमारा पढ़े लिखे नौकरी करे। मेरे पिताजी की भी इच्छा थी और उन्होंने मुझे शॉर्टहैंड सिखवाया, टाइप राइटिंग सिखवाया, मैंने सीखा भी। मैंने नौकरी के लिए मैंने आवेदन भी दिया और संयोग से मेरा सिलेक्शन भी हो गया, असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर SFC। लेकिन उस समय एक जुनून था मेरे पास जयप्रकाश जी के आंदोलन में काम करने का। अपॉइंटमेंट लेटर को मैंने फाड़ के फेंक दिया। मैंने तय किया कि नहीं, मैं सामाजिक जीवन में काम करूँगा। सर हॉबी आपका क्या क्या है पॉलिटिक्स के अलावा, समाज से? देखिए, मैं शतरंज का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। ये शतरंज खेलने का बड़ा शौक था और एक तो पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक तो है ही। इसके अलावा बहुत शौक मैं नहीं पाल सका क्योंकि इतनी व्यस्तता रह गई। मैं जब 24-25 साल का हुआ तो मैं वार्ड काउंसिलर हो गया नगर निगम का। मैं जब 29 साल का हुआ तो मैं पटना का डिप्टी मेयर बन गया और उसी समय मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया पटना का। तो लगातार राजनीतिक गतिविधि में सक्रियता के कारण बाकी शौक पूरा नहीं हो पाया। कॉलेज के टाइम में सर, स्कूल या कॉलेज के टाइम में मूवी फिल्में देखने को? देखिए, सिनेमा तो मैं खूब देखता था, लेकिन मेरी आदत गजब थी। मैं सिनेमा अकेले देखता था, भोजन साथ करता था लोगों के। अकेले मतलब दोस्त के साथ नहीं? नहीं, मैं अकेले सिनेमा देखता था, ऐसे ही पता नहीं। लेकिन जब मैं डिप्टी मेयर बन गया तो सिनेमा देखना मेरा बंद हो गया। उसके बाद से शायद ही मैंने कभी एक बार सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखा होगा, मुझे याद नहीं। तो उस टाइम में जो आप कॉलेज टाइम में जो देखते थे, वो जो था शौक था, तो किस मतलब कौन सा एक्टर आपको ज़्यादा, आपका कौन सा फेवरेट था, क्या था? देखिए, फेवरेट तो बहुत लोग थे, लेकिन जो एक फिल्म ने मुझे प्रभावित किया था, इसमें राजेश खन्ना थे, था दुश्मन। तो वो मैंने कई बार देखा वो फिल्म। अच्छा। ये बात मैं आपको 1971 की बात बता रहा हूँ। बहुत पहले उस समय राजेश खन्ना का दौर था। एक्ट्रेस में भी कोई मतलब कोई खास कोई पहले की पसंदीदा कोई? ये एक्ट्रेस तो बहुत लोग हैं, लेकिन हेमा मालिनी ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया है उनका। और सर ये गाना आपको सुनने या गाने का शौक वगैरह है? गाना सुनने का तो थोड़ा आता ही है। हर आदमी को गाना कर्णप्रिय होता है तो सुनना चाहता है, लेकिन मैं उस समय के ही गाने को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आज के जो गाने हैं मेरी समझ से बाहर है। तो दोस्तों के साथ कुछ और खट्टे मीठे अनुभव एक दो और साझा कर दीजिए। देखिए, दोस्तों के साथ खट्टे मीठे अनुभव क्या, एक घटना मुझे आज भी याद पड़ती है कि मैं जब आंदोलन में बहुत एक्टिव था तो मेरी शादी हो गई 74 में। 2 मई 1974 को मेरी शादी हो गई और मैं आंदोलन में था ही। तो सब मेरे दोस्त कहने लगे कि अब किसी काम का नहीं है, शादी हो गई, अब क्या करेगा, तो आंदोलन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। मेरे मन को एक खटकता था बार बार। तो शादी के ठीक 2 महीने बाद 3 जुलाई 1974 को सत्याग्रह चल रहा था। उसमें मैंने जानबूझ के, मेरी बारी नहीं थी सत्याग्रह में जाने की, लेकिन बिना बारी के भी सत्याग्रह में जाकर मैं जेल चला गया ताकि मैं सिद्ध कर सकूं कि नहीं मैं काम का आदमी। अच्छा। तो ससुराल कहाँ पड़ेगा? ससुराल भी वहीं पटना सिटी में है मेरा। तो स्टार्टिंग में यंग एज में जैसे शादी आपकी होगी तो ससुराल की कुछ कोई वाक्य है कुछ? ससुराल में मेरा सामान्य परिवार के लोग थे। मैडम के साथ कुछ? एक घटना मुझे आज भी भूलती नहीं है। जब मैं शादी करने के लिए बारात लेके गया अपने ससुराल, तो सामान्य रूप से एक चलन है समाज में कि जब शादी करने के बाद ये दूसरे दिन भोजन करना पड़ता है, भोजन के लिए बैठते हैं आंगन में, तो लड़के लोग मांगते हैं कुछ ससुराल से, दोगे तब खाएंगे खाना। लड़के जो दूल्हा होता है वो डिमांड करता है ससुराल में ये सामान मिलेगा तब भोजन करेंगे। तो मेरे दोस्तों ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं तुम मांगो, साइकिल मांगो। उसमें साइकिल नहीं मिला था मुझे। तो मैंने कहा यार मैं क्या मांगूंगा, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिया है, मैंने नेतागिरी मेरा जग गया। मैंने कहा 2 हाथ भगवान ने मुझे दिया, मैं कमाऊंगा और खाऊंगा, मैं लोगों से मांगूंगा नहीं कुछ नहीं। तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा लड़का है। पिताजी का एक कुछ घटना बता रहे थे पत्रकारिता सम्मेलन में,
देखिए, जब मैं पहली बार डिप्टी मेयर बना, उसको जब मैं विधायक बन गया 95 में, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पिताजी के पास बहुत लोग आते थे, उनका पैर छूते थे। पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा, लगता है तुम्हारे पास ताकत बढ़ गया है, तुम्हारा पावर बढ़ गया है, तो मेरी कुछ बातों को गांठ बांध कर रख लो। मैंने कहा बताइए। 3 बातें उन्होंने कही जो मेरे जीवन में आज तक मैंने उसको आत्मसात करने की कोशिश की है। एक तो पहला उन्होंने कहा, चले चाल सादा निभे बाप दादा। मैंने सामान्य ढंग से जियोगे तो निभता जाएगा बहुत दिनों तक। मैंने कोशिश की, इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद मैंने आम नहीं पाला। दूसरा उन्होंने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किसी और को परेशान करने के लिए कभी मत करना, जितना संभव दूसरे की भलाई करना। एक भी उदाहरण आपको मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं मिलेगा कि नंद किशोर जो लगातार 6 बार विधायक रहा है, जो 8 साल मंत्री रहा है, किसी के खिलाफ कुछ किया हो, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा उन्होंने कहा, कोई भूखा दरवाजे पे आ जाए तो भूख खा के जाए। तो हमारी कोशिश है, मैं तीनों वचन का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू।